Hello students, my name is Jyoti Shoran and I am your biology teacher. Okay, बच्चे in biology we have just covered a 9 chapter and today we are going to start with a new chapter, that is your 10th chapter in your syllabus, that is cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division बहुत ही simple chapter है और heavy chapter है. Simple but heavy chapter क्यों है ये? बिकॉज सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, इसमें आपको सिर्फ सिंपल से दो मैकेनिज़्म हैं, उन मैकेनिज़म्स की एक्सप्लेनेशन है उसे स्टडी करना है और उन मैकेनिज़्म के सिग्निफिकेंस है उन्हें स्टडी करना है और इसके साथ ही आपका चैप्टर है वो कंप्लीट भी हो जाता है. और इस चैप्टर से आपका 3 to 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आते ही आते हैं, यानी कि 3 और 5 या लॉन्ग एंड जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनमें इन क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस है वो भी यहाँ से बहुत सारे ऑरिजिनेट होते हैं इस चैप्टर से. जस्ट 2 मैकेनिज़म्स एंड आपके अप टू 5 मार्क्स तक आपके कवर करता है ये चैप्टर. ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के साथ. सेल साइकिल क्या होता है? सेल है, जैसे हम सेल है, सेल के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेल है वो बहुत सारे ऑर्गेनलीज हैं उनसे मिलकर बनती है. एक सेल है वो टाइम के साथ ग्रो भी करती है, यानी कि उसका अंदर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो ग्रो भी होता है. तो सेल है उस ग्रोइंग के ड्यूरिंग, उस ग्रोथ के ड्यूरिंग बहुत सारी फेजेस उनको जो है गो थ्रू करती है. और जैसे ही अल्टीमेटली सेल है एक लिमिटेड शेप तक, साइज तक वो ग्रो कर जाती है, उसके बाद सेल की जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है हालांकि, बट वो एक लिमिट के बाद उस इंक्रीजिंग कंटेंट को होल्ड ऑन नहीं कर सकती और सेल को डिवाइड करना ही पड़ता है. यानी कि जब सेल डिवाइड, एक सेल जब डिवाइड कर जाती है और 2 नई सेल बना लेती तो वो सेल डिवीज़न कहलाता है. सेल डिवीज़न के प्रोसेस में सेल है बहुत सारे ऐसे चेंजेस के थ्रू गुजरती है, बहुत सारी ऐसी स्टेजेस को फॉलो करती है जिनके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम साइक्लिक वे में लेते हैं और सेल साइकिल बोलते हैं. यानी कि एक सेल ने डिवाइड कर लिया, सेल ने ग्रो किया, ठीक है, सेल ने ग्रो करने के बाद उसने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद वो सेल फिर से मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होने के बाद वो सेल क्या है, फिर से उसकी ग्रोथ हो रही है तो सेल को फिर से डिवाइड करना नेसेसरी हो जाता है. तो साइक्लिक वे में वो चेंजेस, वो फेजेस, वो सीक्वेंसेस वो चलती रहती हैं और सेल साइकिल बनाती हैं. अगर हम सेल है उसके मोड ऑफ डिवीजन की बात करें तो सेल है 2 तरीके से डिवाइड कर सकती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस क्या होता है? हमारे जितने भी हैप्लॉइड सेल्स हैं या सोमैटिक सेल्स हैं वो सभी क्या करती हैं, नंबरली डिवाइड करती हैं. यानी कि वो सेल जनरली अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए डिवाइड करती हैं और ये जनरली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. हैप्लॉइड सेल एंड सोमैटिक सेल्स हैं जिस मोड को फेवर करती हैं वो कहलाता है माइटोसिस. जबकि जो गैमीट फॉर्मेशन होती है जर्म सेल्स में, उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ रह जाता है और उस मोड ऑफ डिवीज़न को हम बोलते हैं मियोसिस. तो मियोसिस है वो हमेशा फेवर्ड होता है डिप्लॉयड सेल्स, यानी कि जो डिप्लॉयड सेल्स है वो हमेशा मियोटिकली ही डिवाइड करेंगी, बट डिप्लॉयड सेल्स हैं वो माइटोसिस से भी कर सकती हैं, मियोसिस से भी कर सकती हैं. गैमीट फॉर्मेशन में सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में जो है मियोसिस इन्वॉल्व होता है, जबकि अगर डिप्लॉयड सेल्स हैं अगर वो सिर्फ अपना नंबर बढ़ा रही हैं तो माइटोसिस को फेवर कर सकती हैं. बट सोमैटिक एंड हैप्लॉयड सेल हैं वो हमेशा माइटोटिकली डिवाइड करते हैं. कि डिप्लॉयड सेल है माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही डिवीज़न को फेवर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस पे, सिचुएशंस पे. बट सोमैटिक सेल्स एंड हैप्लॉयड सेल्स है वो हमेशा माइटोसिस को ही फेवर करती हैं. उनका ओनली मोड ऑफ डिवीज़न है वो माइटोसिस ही होता है. इसके बाद है सेल साइकिल है, उसमें कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व होती हैं. एक सेल साइकिल है वो 2 फेजेस से मिलकर कंप्लीट होता है. ये जो आप देख रहे हैं ये फेजेस, ये कहलाती है इंटरफेज. लार्जेस्ट फेज होती है और एक सेल है मैक्सिमम टाइम में इंटरफेज है उसी को फेस करती है, ठीक है. एक इंटरफेज है. अगर उसकी सब फेजेस की हम बात करें, सेल डिवीज़न के जस्ट बाद सेल की फेज आती है क्वोशंट फेज या जी नॉट फेज. इसमें सेल सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है
बट डिवाइड नहीं करती है, डिवीज़न के कोई एक्टिविटी शो नहीं करती है, यानी कि वो सेल सिर्फ अपने आप को ग्रो करती है, सिर्फ अपना जो उसका कंटेंट है उसे वो वेल डेवलप करने में लगती है, यानी कि वो सिर्फ मेटाबॉलिज्म है वो शो करती है, बट वो डिवाइड नहीं करती है। जब एक सेल जी0 फेज में कम्प्लीटली ग्रो कर जाती है और वो डिवीज़न की ओर बढ़ती है तो जी0 फेज है वो G1 फेज में एंटर करती है। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, पूरी इंटरफेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है, सेल है वो ग्रो करती रहेगी, बट यहाँ वो डिवाइड नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो इसीलिए इंटरफेज है उसको हम प्रिपेरेटरी फेज भी बोलते हैं। तो G1 फेज यानी कि गैप वन फेज जिसमें कोई ऐसा डिवीज़न नहीं होगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, बट दो फेजेस के बीच में गैप है। गैप किन किन फेजेस के बीच में है, S और G0 में। G0 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हुई है, उसने ग्रो करना शुरू कर दिया है। S फेज सिंथेटिक फेज होती है जिसमें और पर्टिकुलरली कोई सब्सटेंस को सिंथेसाइज करेगी, बट इसके बीच में क्या होता है, वो सिंथेसिस के लिए सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो गैप वन फेज इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी सेल, बट अपने आप को वो क्या करती है, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करती है। एज सच डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ नहीं होता, रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन, ठीक है। एस फेज इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। सिंथेसिस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता है, यानी कि डीएनए है उसकी कॉपी बनती है, ताकि जब सेल डिवाइड हो तो हर एक सेल में, सेल के दोनों ही टाइप्स में या दोनों ही नई सेल्स में उस डीएनए की एक एक कॉपी चली जाए, तो उसके लिए सेल है पहले अपने डीएनए की कॉपीज़ बनाती है, ठीक है। अब डीएनए कॉपिंग के बाद आती है हमारी गैप 2 फेज, G2 फेज, जिसके अंदर डीएनए की जो कॉपी बनी है, डीएनए कॉपी बन गई, डीएनए कॉपी बनने के बाद उस डीएनए से आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस है वो होती है, और सेल है डुप्लीकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए अपने बाकी कंटेंट्स हैं उनको भी डुप्लीकेट कर लेती है, ठीक है। यानी कि G2 फेज के एंड के साथ साथ सेल है कंप्लीटली रेडी होती है डिवीज़न के लिए, और उसके बाद सेल इंटरफेज से माइग्रेट कर जाती है, एंटर कर जाती है M फेज में। M फेज है ये एक्चुअल डिवीज़न की फेज होती है। M फेज है ये जनरली 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कोई भी सेल डिवाइड करती है तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियर डिवीज़न है या न्यूक्लियस का डिवाइड करने का जो मैकेनिज्म है उसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। आपको जो मैकेनिज्म जो आपको स्टडी करना है वो कैरियोकाइनेसिस ही करना है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जाता है कि साइटोप्लाज्म है उसमें जो डुप्लीकेशन हुआ था वो भी हाफ डिस्ट्रीब्यूट होके 2 नई सेल्स में रिजल्ट हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस है वो फॉलो अप होता है साइटोकाइनेसिस से। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट मोड ऑफ डिवीज़न माइटोसिस के साथ, यानी कि हैप्लॉइड या सोमैटिक सेल्स है वो कैसे डिवाइड करती हैं। कोई भी सेलुलर डिवीज़न हो उसमें 4 सब फेजेस होती हैं, जिसमें आती हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहली होती है हमारी प्रोफेज। प्रोफेज को फॉलो करती है मेटाफेज, मेटाफेज को फॉलो करती है एनाफेज, और सबसे लास्ट वन होती है टीलोफेज। तो आपको सिर्फ इन 4 फेजेस से इन्हीं को एक्सप्लेन करना है इसमें। प्रोफेज यानी कि सबसे अर्लियर फेज। प्रोफेज की डिमार्केशन क्या होती है, या ये किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियोलस जहाँ आरएनए सिंथेसिस होता है उसका कोई काम नहीं रहा, वो भी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रियोल्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स हैं एज सच सेल में अपीयर नहीं होते हैं, बट जैसे सेल डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है तो सेंट्रियल है वो अपने आप को सिंथेसाइज करना डुप्लीकेशन करती हैं, और डुप्लीकेशन के बाद इनकी एक ही सेंट्रियोल है इसने अपना डुप्लीकेशन किया और एक कॉपी ये दूसरे एंड तक भेज देता है, ठीक है, ताकि दोनों ही एंड पर एक एक सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट रहे, और वो वहाँ से फाइब्रस प्रोटीन्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्हें ओरिजिनेट कर सकें, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्ट होके क्रोमोसोम्स हैं उनके ट्रैवलिंग के लिए एक पर्टिकुलर पाथ है वो डेवलप करें। यहाँ हम जानते हैं कि जैसे हमारी सेल है
रेस्टिंग फेज में होती है, तो वहाँ क्या होता है कि हमारा जो भी क्रोमेटिन है या हमारा जो जेनेटिक कंटेंट है वो फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसे क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन है वो अपने एक्चुअल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कंडेंस हो जाता है। इसके बाद प्रोफेज है, उसको फॉलो करती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, सेंट्रियोल से जो फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं वो कंप्लीट आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, और यही स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, इनके थ्रू क्रोमोसोम्स हैं वो ट्रेवल करते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। बट मेटाफेज में क्या आता है, स्पिंडल फाइबर्स हैं बिल्कुल वेल डेवलप हो जाते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनकी काइनेटोकोर, जो आप लोगों को याद हो सेल वाले चैप्टर में भी आया था, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स के साथ। सपोज ये एक क्रोमेटिड है, ये इसकी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये एक क्रोमेटिड है, ये इसकी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से दोनों एक दूसरे से जुड़ती हैं और ये काइनेटोकोर कहलाता है। काइनेटोकोर है वो प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू ये काइनेटोकोर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं और अपने आप को इक्वेटर पे एक पर्टिकुलर लीनियर सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट ऑन इक्वेटर। यानी कि मेटाफेज में सभी क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईजी हो सके। इसके बाद मेटाफेज है उसे फॉलो करती है एनाफेज। एनाफेज यानी कि एनल फेज, यानी कि टेल तक पहुंचने वाली फेज। इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, सपोज ये एक क्रोमोसोम है कंप्लीट, ये इसकी एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, ये क्या होता है, काइनेटोकोर सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाता है और ये क्रोमेटिड से इसकी सेपरेट हो जाती हैं। हालांकि काइनेटोकोर की हेल्प से ये अब भी सेपरेटेड रहेंगी, बट इनका सेंट्रोमियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटैच हो जाती हैं, और स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर की हेल्प से अब भी ये जुड़ती हैं, और ये काइनेटोकोर्स की हेल्प से जुड़ने के बाद भी क्या करती हैं, ये पोल्स की ओर मूव करना शुरू कर देती हैं। कि एक क्रोमेटिड है वो इस पोल की ओर जाएगी, दूसरी क्रोमेटिड है वो इस एंड की ओर जाएगी, ताकि न्यूक्लियस उसमें दो इक्वल पार्ट्स हैं वो बन सके। तो यहाँ क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमियर से सेपरेट हो जाते हैं और अपनी अलग अलग क्रोमेटिड की फॉर्म में आ जाते हैं, और अब वो क्रोमेटिड है वो पोल्स की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। जब क्रोमेटिड्स हैं पोल्स पे पहुँच जाएंगे तो एनाफेज फॉलो होती है टीलोफेज से। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है वो फिर से रीअपियर हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स है वो वापस अपनी क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि क्रोमेटिन है वो फिर से अपनी फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हमारा कैरियोकाइनेसिस, जैसे ही न्यूक्लियस है, दो अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, जिनकी जेनेटिक कंटेंट है वो डिवाइड हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो गई है, न्यूक्लियोलस बन गया है, स्पिंडल फाइबर सब डिसअपियर हो चुके हैं, यानी कि अब उसमें दो हमारे पास प्राइमरी न्यूक्लियस हैं वो बन गए हैं। अब क्या है, वो न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न उसका ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद कैरियोकाइनेसिस है वो फॉलो होता है साइटोकाइनेसिस से, यानी कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसका डिवीज़न। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसका डिवीज़न प्लांट और एनिमल्स दोनों में ही डिफरेंट तरीके से होता है। एनिमल्स में होता है ये फरो फॉर्मेशन से, जबकि प्लांट्स में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन से। फरो फॉर्मेशन और प्लेट फॉर्मेशन क्या होता है, फरो फॉर्मेशन में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर डिप्रेस होना स्टार्ट होती है, यानी कि उसमें फरो दोनों पॉइंट से फरो बनना स्टार्ट होती है, और यही फरो अंदर की ओर बढ़ती चलती है, और अल्टीमेटली बढ़ते बढ़ते फरो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, और अल्टीमेटली यहाँ से सेल है वो डिवाइड हो जाती है, और दो सेल उस एक पर्टिकुलर सेल से अब बन जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस का जेनेटिक कंटेंट, ये इसमें इसका जेनेटिक कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से दो अलग अलग सेल है इससे बन जाती हैं। जबकि प्लांट्स में क्या होता है, बिल्कुल मिडल से सेल प्लेट यानी कि सेलुलोजिक कंटेंट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, और वो क्या करता है, इसके साइटोप्लाज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये सेल प्लेट फॉर्मेशन है सेंटर से स्टार्ट होती है, और सेंटर से होते हुए
पेरिफेरी तक ये चलती है, ठीक है। तो दोनों में जो यहाँ से क्वेश्चन है वो ये भी आ सकता है कि एनिमल्स और प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस रहता है। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस है वो सेल फरो की फॉर्मेशन के थ्रू होता है, जबकि प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। साइटोकाइनेसिस के बाद दोनों में ही क्या होता है, हमें दो डिफरेंट सेल हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है, कि एक कंप्लीट सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल अब बना चुकी है। इसके बाद माइटोसिस, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं। हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसको हम हैप्लॉइड कंटेंट बोलते हैं। अभी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हम बात करते हैं कि जैसे ह्यूमन्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर हमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, इनको हमें सेट्स में डिवाइड करना है। सपोज अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम ये है, 26 की बजाय हमने यहाँ 23 की बजाय हमने यहाँ 6 पेयर ले लिए, ठीक है। 6 पेयर में एक क्रोमोसोम हमारे पास सपोज ये पिंक कलर का स्ट्रैंड है और एक क्रोमोसोम हमारे पास ये पर्पल कलर का स्ट्रैंड है, और अब हमें इनके सेट बनाने हैं। तो हम सेट किस तरीके से बनाएंगे, एक सेट के अंदर हम सभी पिंक हैं उनको कर देंगे और एक सेट के अंदर सारे पर्पल क्रोमोसोम हैं वो आ जाएंगे। तो यानी कि 6 क्रोमोसोम का ये हमारे पास ये जो 6 पर्पल स्ट्रैंड का जो बना है ये एक सेट बन गया, और जो 6 पिंक का बनेगा हमारे पास दूसरा सेट बन जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये तो पेयर्ड थे, ठीक है, ये हमारे पास पेयर्ड फॉर्म में है क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है कि सिंगल फॉर्म में है। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट के अंदर हर पेयर से कम एक क्रोमोसोम होना ही चाहिए, यानी कि जो पेयर्ड फॉर्म है क्रोमोसोम की वो सेपरेट होती है, और दोनों ही जो हमारे सेट हैं उनके अंदर एक एक क्रोमोसोम है वो जाता है, तो वहाँ सिंगल सेट है वो डेवलप हो जाता है। तो जो सिंगल सेट है क्रोमोसोम का वही हैप्लॉइड कंटेंट कहलाता है। हैप्लॉइड को हम N से डिनोट करते हैं। इसके बाद जब ये अपने डबल पेयर्ड फॉर्म में होता है ना, वो डिप्लॉइड कंटेंट कहलाता है, ठीक है। आप इसके बाद न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसे मेंटेन रखता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की हम बात करें, सेल है मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव अगर होगी तो सेल के अंदर उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो भी तो बढ़ेगा। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अगर बढ़ रहा है तो उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियर कंटेंट है उसका रेशियो तो बिल्कुल कम रह जाता है, वो तो बिगड़ जाता है। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस है उसको भी कॉपी कर लेता है, यानी कि न्यूक्लियर कंटेंट है उसकी भी कॉपी बनाता है और उसको डिवाइड कर देता है। अब अगर न्यूक्लियस अगर डिवाइड कर गया उसकी कॉपी के बनने के बाद, तो साइटोप्लाज्म उसका भी डिवीजन होना नेसेसरी हो जाता है। तो सेल डिवीजन है वो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उनके बीच में जो कांस्टेंट रेशियो है उसे भी मेंटेन रखता है। जैसे हमारे सेल माइटोसिस है वो रिपेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की एपिडर्मिस है वो जो है रप्चर हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो नई एपिडर्मिस डेवलप कर लेते हैं जो कि माइटोसिस के थ्रू होती है। हमारे जो गट की लाइनिंग है या हमारी स्किन है, स्किन की जो अपर मोस्ट लाइनिंग है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, वो जब डैमेज हो जाता है हम काफ़ी हद तक उसे हम जो है रिपेयर है वो कर सकते हैं। तो वो भी माइटोसिस के थ्रू ही होता है। या हम स्किन कास्ट करते हैं कई बार, तो स्किन कास्टिंग है वो भी माइटोसिस के थ्रू ही उसमें नई स्किन है वो ऐड होती है। स्नेक्स बहुत वाइडली करते हैं स्किन कास्टिंग, तो में नई स्किन है वो माइटोसिस के थ्रू ही बनती है। तो ये रिपेयरिंग का काम है वो करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सेल का नंबर बढ़ेगा तभी तो वो ग्रो करेंगे। जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेंगी उतना ज़्यादा टिश्यू का मास बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टिश्यू बढ़ेगा उतना अच्छा उसके ऑर्गन्स हैं उनका साइज बढ़ेगा। तो ऑर्गेनिज्म है उसकी ओवरऑल ग्रोथ है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, माइटोसिस। तो माइटोसिस का रोल है ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ में भी माइटोसिस का रोल होता है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड मोड ऑफ डिवीजन, मियोसिस। वो मियोसिस जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है कि 2n कंटेंट होता है, 2 हैप्लॉइड सेट जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो डिप्लॉइड सेल कहलाती है। तो ये उस डिप्लॉइड सेल जिस मैकेनिज्म को जनरली फेवर करती हैं, जर्म सेल जिसे फेवर करती हैं, वो मियोसिस कहलाता है। मियोसिस है वो जनरली 2 फेजेस में 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले बात करते हैं मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 है वो मियोसिस 2 के कंपैरिजन में बहुत कॉम्प्लेक्स होती है।
बिकॉज यहाँ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है वो इन्वॉल्व होता है, और जो मैक्सिमम जो हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन जो है उससे आते हैं, और ये हमारी लार्जेस्ट फेज़ भी है मियोसिस की, प्रोफेज़ 1। ठीक है, मियोसिस 1 है उसमें जनरली प्रोफेज़ 1 है वो काफ़ी लंबी होती है, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो भी प्रोफेज़ 1 में ही होता है, और इसी की वजह से मियोसिस 1 है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम उसको मानते हैं। प्रोफेज़ 1 है वो इस सबसे लार्जेस्ट फेज़ होती है मियोसिस 1 में, और इसमें 5 सब फेजेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे जनरल प्रोफेज़ की तरह यहाँ भी क्या होगा, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होगी, क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके अपनी क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाए, क्रोमोसोम के पेयर हैं वो हमारे पास यहाँ डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ क्या मानेंगे, हमारे पास क्या है कि क्रोमोसोम है वो पेयर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। एक पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। एक पेयर के जो क्रोमोसोम्स है वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहली सब फेज आती है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमेटिन ओवरऑल क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बना लेता है। सपोज एक पेयर ये है हमारे पास और सेकंड पेयर ये है हमारे पास। ठीक है, लैप्टोटीन को फॉलो करती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, अच्छा एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है और इसकी ये जो क्रोमेटिड हैं, एक सिंगल आइडेंटिकल क्रोमोसोम की या एक क्रोमोसोम की जो आइडेंटिकल जो आर्म्स होती हैं या इसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी कि एक ही क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। यानी कि ये दोनों क्रोमेटिड हैं सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों क्रोमेटिड हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, बट ये और ये क्रोमेटिड हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो जाइगोटीन में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस के जैसा सब्सटेंस है वो स्पेस को फिल करता है और दोनों को आपस में एडहियर कर देता है। यानी कि होमोलोगस पेयर की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक सिनेप्सिस बनता है, यानी कि उसकी हेल्प से दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। इसके बाद जुड़ती किस पर्पज से हैं वो पैकेटीन में वो एक्सप्लेन होता है। जाइगोटीन को फॉलो करती है पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रू इन क्रोमोसोम्स के पार्ट्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें इस क्रोमोसोम का इतना पार्ट एक्सचेंज हो जाता है इस क्रोमोसोम के इतने पार्ट के साथ। ठीक है, तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसका पर्पस होता है क्रॉसिंग ओवर। और हम जो बोलते हैं ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या गैमीट्स जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वहाँ वेरिएशंस आती हैं। हमारे जो कैरेक्टर्स हमारे स्टिल पेरेंट्स से जो डिफरेंट होते हैं वो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होते हैं, बिकॉज हमारे एक सिंगल पेरेंट के जो पेयर्ड क्रोमोसोम हैं उन्हीं के पार्ट्स आपस में एक्सचेंज हो गए। यानी कि इस क्रोमोसोम का कुछ एक पार्ट इस क्रोमोसोम में आ गया और इस क्रोमोसोम का कुछ एक पार्ट इस क्रोमोसोम में आ गया। क्रोमोसोम का पार्ट आने का मतलब क्या हुआ, डीएनए का पार्ट एक्सचेंज हो गया है। डीएनए का पार्ट एक्सचेंज हो गया यानी कि जीन्स आपस में एक्सचेंज हो गए। जीन्स आपस में एक्सचेंज हुए तो ओवरऑल हमारे कैरेक्टर्स ही आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। इसी वजह से क्रॉसिंग ओवर है वो इन पर्टिकुलर वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और यही क्रॉसिंग ओवर है, यही इस पर्टिकुलर मियोसिस का जो हम बात करें लिटिल कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, ये यही क्रॉसिंग ओवर ही होती है। ठीक है, ओवरऑल मैकेनिज्म क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, या ये क्रॉसिंग ओवर यही क्यों एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे के रीजंस अभी इतने वेल डिफाइंड नहीं है। बट पैकेटीन है उसे फॉलो करती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, कियाज़मेटा फॉर्मेशन होती है। कियाज़मेटा फॉर्मेशन यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जहां अभी भी ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट होता है। तो ये एक्स शेप्ड जो क्रिस क्रॉस
स्ट्रक्चर बनती है इसी को हम कियाज्मेटा बोलते हैं। कियाज्मेटा की बाकी जगह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो हट चुका है, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की साइट है वहाँ पर अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट है। डिप्लोटीन को फॉलो करती है डाया काइनेसिस। डाया यानी कि बोथ, काइनेसिस टूटना, दोनों का टूटना, यानी कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाता है और एक्सचेंज होने के बाद क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ देख भी सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का इतना पार्ट एक्सचेंज हो चुका है इस क्रोमोसोम के इतने पार्ट के साथ, और यही नए कैरेक्टर्स, वेरिएशंस उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद प्रोफेज 1 है उसको फॉलो करती है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 जैसे हमारे जनरल मेटाफेज के अंदर इक्वेटर पे क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम यहाँ भी अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन करेंगे। बट माइटोसिस की मेटाफेज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेटाफेजिक प्लेट बनती है, बट यहाँ क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है या पेयर्ड क्रोमोसोम है वो डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ कोई मेटाफेजिक प्लेट नहीं बनती है, बट क्रोमोसोम है वो अपने आप को दो रोज में अरेंज कर लेते हैं। एक रो ये है, एक ये रो ये है क्रोमोसोम की, ठीक है। तो कि दो रोज हैं वो बनती है, हालांकि स्पिंडल्स हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। मेटाफेज 1 को फॉलो करती है एनाफेज 1। जैसे सिंपल हमारी एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स हैं काइनेटोकोर वाली पोजीशन पे सेंट्रोमियर से डिटैच होते हैं, लेकिन एनाफेज 1 में क्रोमेटिड्स में सेपरेट होने की बजाय क्रोमोसोम का जो पेयर है वो सेपरेट होता है और एक सेट है वो एक पोल की ओर मूव करता है, सेकंड सेट है वो सेकंड पोल की ओर मूव करता है। तो इस तरीके से यहाँ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड्स में डिवाइड होने की बजाय नंबरली डिवाइड कर जाते हैं, और नंबरली डिवाइड कर गए तो यानी कि अगर इस सेल के अंदर पहले 46 क्रोमोसोम है सपोज, और डिवीज़न अगर ये माइटोटिकली डिवाइड करती तो दोनों ही सेल में पहले 46 क्रोमोसोम आते डिवीज़न के बाद, बट यहाँ क्या हुआ, नंबरली डिवाइड कर गए, तो अब जो सेल बनी है यहाँ से इस सेल के फर्स्ट डिवीज़न से उनमें क्रोमोसोम आएंगे 23। तो 23 है वो इस पोल को मूव कर जाएंगे, 23 है वो इस पोल को मूव कर जाएंगे। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर 46 से 23 हो जाता है एक पर्टिकुलर सेल में, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस पर्टिकुलर डिवीज़न को या मियोसिस 1 है उसे हम रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है वाई इज मियोसिस कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीज़न। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, बिकॉज इसकी एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से डिवाइड होने की बजाय नंबरली डिवाइड करते हैं और सिर्फ हाफ रह जाता है हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर। तो यहाँ से क्या होगा कि जो एक रो है वो एक पोल की ओर मूव कर जाती है, दूसरी रो है वो दूसरे पोल की ओर मूव कर जाती है। जैसे ही ये क्रोमोसोम है पोल्स पर पहुँचेंगे तो उसे फॉलो करती है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होगा, जब ये क्रोमोसोम्स वापस पोल्स पर पहुँच जाएंगे तो फिर से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस है वो भी फिर से अपीयर हो जाता है। बट ये नेसेसरी नहीं है कि साइटोकाइनेसिस फॉलो हो ही हो हर सेल के बाद, बट यहाँ क्या है, मियोसिस 1 के बाद इंटरकाइनेसिस ज़रूर होता है। साइटोकाइनेसिस ही होता है एक टाइप का, बट ये बहुत ही शॉर्ट फेज का होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है। सेल है इमीडिएटली एक दूसरे से डिटैच हो जाती हैं और वो नेक्स्ट डिवीज़न के लिए रेडी होती है, जो कि क्या है, मियोसिस 2 है। जैसे इंटरफेज आती है एक सेल के डिवीज़न के बाद, यहाँ इंटरफेज एब्सेंट होती है और उसे रिप्लेस कर देता है इंटरकाइनेसिस। यानी कि मियोसिस 1 के टीलोफेज 1 के एंड होते ही जस्ट बाद सेल अपने आप को मियोसिस 2 के लिए प्रिपेयर कर लेती है और मियोसिस 2 के लिए वो रेडी होती है। मियोसिस 2 है वो सिंपली माइटोसिस से रिजेंबल करता है, इसकी सारी फेजेस हैं, सारा मैकेनिज्म है वो माइटोसिस के जैसा ही रहता है। जैसे माइटोसिस की प्रोफेज होती है, उसकी प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होती है, ऐसे ही इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियर होती है। सेंट्रियोल है उनसे स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं।
स्पिंडल फाइबर बनने के बाद क्या होगा, उनसे जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपने आप को क्रोमोसोम्स उसकी फॉर्म में अलाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो क्रोमेटिन है वो अब कंडेंस होना शुरू हो जाता है और वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारे पास स्पिंडल्स हैं उनकी फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है और ऐसे ही हमारे पास जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स उनकी फॉर्म में आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जैसे हमारा सिंपल माइटोसिस में होता है वैसे इस माइटोसिस जो मियोसिस 2 है उसमें कि प्रोफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम में कंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे हमारे माइटोसिस की मेटाफेज में होता है वैसे ही मियोसिस 2 की मेटाफेज में होता है कि क्रोमोसोम है वो अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं और एक जो इसमें स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अच्छे से बन जाते हैं और उस स्पिंडल फाइबर्स के से अटैच होकर काइनेटोकोर की हेल्प से जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को इक्वेटर पे अटैच कर लेते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, एनाफेज 2 फॉलो होगी। एनाफेज 2 में जैसे हमारे सिंपल एनाफेज के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे सेंट्रोमियर से डिवाइड होते हैं, सिंपल ऐसे ही इस एनाफेज के अंदर भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमियर से डिवाइड होते हैं और अपनी क्रोमेटिड्स की फॉर्म में आ जाते हैं और ये क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर्स हैं वो इन स्पिंडल फाइबर से ही अटैच्ड हैं और इन स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से वो पोल्स की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं और पोल्स की ओर मूव करते करते जैसे ही ये पोल्स पर पहुंचते हैं तो टीलोफेज को फॉलो कर एनाफेज 2 को फॉलो करती है टीलोफेज 2, जिसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेल है उससे हमारी 2 ये सेल है वो बन चुकी होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, ठीक है, और हमारे पास न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स और फिर से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाते हैं। बट यहाँ डिफरेंस क्या रहता है, हमारे पास जैसे मियोसिस 1 है उसके एंड में ये जो 2 सेल मिली थी हमें, दोनों ही सेल इन सारे फेजेस के थ्रू गुजरती हैं, यानी कि ऐसे भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ऐसे भी हमारे पास 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ओवरऑल एक सेल है उससे हमें 4 डॉटर सेल्स है वो मिलती हैं। तो माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंसेस भी लिखने आते हैं। माइटोसिस है उसमें सेल है वो नंबर इंक्रीज करती हैं, जबकि मियोसिस है वो क्रोमोसोम्स है उसके रिडक्शनल डिवीज़न के लिए होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं, जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स है उनका नंबर बिल्कुल सेम रहता है, वो इक्वेशनल डिवीज़न कहलाता है। माइटोसिस है वो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इन सब के लिए नेसेसरी होता है, जबकि मियोसिस है वो गैमीट फॉर्मेशन में इसका रोल रहता है। माइटोसिस है वो एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाता है जिसमें 4 सब फेजेस होती हैं, बट मियोसिस है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है जिसमें हर इंडिविजुअल स्टेज की 4 सब फेजेस होती हैं। माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। माइटोसिस किसी नए कैरेक्टर में रिजल्ट नहीं होता, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए कैरेक्टर्स हैं वो ऐड अप होते हैं, ठीक है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, गैमीट फॉर्मेशन जो है मियोसिस की वजह से ही होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फिजिबल है, गैमीट फॉर्मेशन के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजिबल नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिजिबिलिटी है वो मियोसिस पर ही डिपेंड करती है, बिकॉज गैमीट फॉर्मेशन है वो मियोसिस के थ्रू होती है। मियोसिस के पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर में डीएनए या क्रोमोसोम्स उनके पार्ट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से नए कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। नए कैरेक्टर्स का अपीयर होना ही क्या कहलाता है, वेरिएशंस, यानी कि मियोसिस है वो वेरिएशंस में रिजल्ट होता है। नए कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं, नए उसमें फीचर्स आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, तो कहीं ना कहीं मियोसिस है वो इवोल्यूशन में भी सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि इवोल्यूशन में वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। इसी के साथ ही आपका ये सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, बट सबसे सिंपलेस्ट ज़रूर है, बट सबसे हैवी चैप्टर भी है। एक बार में अगर समझ आ गया तो पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे इसे, लेकिन अगर एक बार समझ नहीं आता है तो प्लीज़ दोबारा पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, किसी भी तरीके से, बट अपना कोई भी डाउट मत छोड़ना इसमें, ठीक है। तो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, सारी अपनी क्लासेस है वो सीरियसली अटेंड कीजिए। अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे
कॉल कर लीजिएगा।